चलिए तो अब अपन बात करते हैं यहां पर जो अभी मैंने शब्द यूज किया था खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण के बारे में। खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण, भाई ये दोनों क्या है? देखो, खुले परिसंचरण का मतलब तो ये है कि जब रक्त रक्तवाहिनियों में बहता है तो वो परिसंचरण के दौरान कहीं ना कहीं रक्तवाहिनी से बाहर आ जाता है, उसको हम खुला परिसंचरण कहते हैं। और रक्तवाहिनी से बाहर कहां आता है? शरीर की गुहाओं में, कैविटी में, साइनस में, ठीक है ना। तो यहां पर रक्त जो है साइनस या गुहाओं में, छोटी छोटी गुहाएं होती हैं उनको साइनस कहते हैं, साइनस या गुहाओं में होता है, ठीक है ना। बॉडी की कैविटी, बॉडी की जो गुहाएं हैं उनमें होता है। और यहां पर जो होता है सामान्य परिस्थिति में रक्त जो होता है वो रक्तवाहिनियों के अंदर होता है, रक्तवाहिनियों से बाहर नहीं आता। जैसे कि हमें बंद परिसंचरण है, तो भाई जब हमें बंद परिसंचरण है तो आप देख सकते हो जो रक्त होता है वो हृदय से कहां गया? रक्त हृदय से क्या? महाधमनी, महाधमनी से धमनी में, धमनी से धमनिकाओं में, धमनी से धमनिका में, धमनिका से केशिका में, केशिकाओं से शिरिका में, शिरिका से शिराओं, शिराओं से वापस हृदय में। कहीं पर भी रक्त बाहर निकला क्या? परिसंचरण के दौरान रक्त बाहर नहीं निकला, तो इसको हम बंद परिसंचरण कहते हैं। भाई शरीर के ऊतकों को जो भी पोषक तत्व चाहिए या ऊतकों को जो भी उत्सर्जी पदार्थ देने हैं वो केशिका से यहाँ पर एक्सचेंज के माध्यम से, विनिमय के माध्यम से आते जाते हैं। रक्त कभी भी केशिकाओं से निकलकर बाहर नहीं आता, ठीक है ना। तो ये बंद परिसंचरण होता है। अच्छा, खुले परिसंचरण में क्या होता है कि टिश्यू फ्लूइड या ऊतक द्रव्य अनुपस्थित होता है यहाँ पर। भाई ऊतक द्रव्य की जरूरत ही नहीं है। ऊतक द्रव्य का काम क्या होता है? जैसे ये केशिका है, केशिका से पोषक तत्वों को ऊतक सेल तक, कोशिका तक ले जाना है तो ऊतक द्रव्य लेकर जाएगा। कोशिका या ऊतक के जो अवशिष्ट पदार्थ है वो रक्त में डालना है केशिका के रक्त में, तो ऊतक द्रव्य लेकर आएगा और डालेगा, ठीक है ना। तो ये ऊतक द्रव्य का काम होता है। लेकिन यहाँ पर तो कोशिकाएं सीधे किसके संपर्क में है? हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ऊतक होते हैं वो रक्त में डूबे होते हैं। तो जब ऊतक रक्त में डूबे हुए हैं, जब ऊतक या अंग रक्त में डूबे हुए हैं, ये अंग है, ये रक्त में ही डूबा हुआ है, तो क्या यहाँ किसी मध्यस्थता करने वाले की जरूरत होगी? मध्यस्थता करने वाले की जरूरत नहीं होगी। इस ऊतक को जो भी ऑक्सीजन चाहिए, जो भी पोषक तत्व चाहिए सीधे ले लेगा, अवशेषी पदार्थ या CO2 सीधे बाहर छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तो क्या है? ये केशिका है और ये अंग है। अब केशिका से पोषक तत्व लाने हैं तो मध्यस्थता करने वाले द्रव्य की आवश्यकता होगी। उत्सर्जी पदार्थ रक्त में डालने हैं तो भी मध्यस्थता करने वाले पदार्थ की जरूरत होगी। तो यहाँ पर क्या होता है? इस बंद परिसंचरण तंत्र में अगर अपन बात करें, ऊतक द्रव्य उपस्थित होता है जो मध्यस्थता का काम करता है, क्योंकि जो ऊतक होते हैं, ऊतक या अंग सीधे रक्त के संपर्क में नहीं होते, सीधे रक्त के संपर्क में नहीं होते। अच्छा, प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? रक्तदाब की बात करें, रक्तदाब की जब अपन बात करते हैं तो खुले परिसंचरण में ब्लड प्रेशर कम होता है और बंद परिसंचरण में ब्लड प्रेशर ज्यादा अधिक दाब के साथ रक्त बहता है, क्योंकि रक्त रक्तवाहिनियों के अंदर बहता है, अलग अलग व्यास की, अलग अलग डायमीटर की रक्तवाहिनियों में बहता है। तो इस कारण से बंद परिसंचरण में दाब ज्यादा होगा। जबकि खुले परिसंचरण में तो क्या होता है? रक्त निकलकर गुहाओं में आ जाता है, साइनस में आ जाता है। इसलिए खुले परिसंचरण में बात करें तो दाब कैसा होता है? तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो ऐसे जीव जो कि ज्यादा विकसित हैं, ज्यादा बड़े शरीर वाले हैं, उनमें तो केवल किससे काम चल सकता है? बंद से ही काम चल सकता है, क्योंकि रक्त को पूरे शरीर में, अगर कोई भी जीव है वो विकसित है तो रक्त को तो पूरे शरीर में परिसंचरण करवाना है, पूरे शरीर में भेजना है, तो उसके लिए अधिक दाब की आवश्यकता होगी। और वो अधिक दाब किससे मिलेगा? हमको बंद परिसंचरण तंत्र से मिलेगा। हाँ, छोटे मोटे जीव हैं जैसे कि कॉकरोच हो गया, तिलचट्टा, इनमें क्या होता है? इनमें खुले परिसंचरण से भी काम चल जाता है, क्योंकि उनका शरीर इतना विकसित नहीं है, तो रक्त जो है कम दाब के साथ भी बहेगा, तभी शरीर के अलग अलग भागों में पहुंच सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये था खुला और बंद परिसंचरण के बारे में। अच्छा, यहाँ पर अपन हृदय की बात करें, हमने तो कहा कि मनुष्यों में जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, ठीक है ना। चतुर्कोष्ठीय हृदय होता है, 4 कक्ष होते हैं। बाकी दूसरे कक्ष रूप में देखें तो पाइसेस मतलब मछलियों में जो हृदय होता है उसमें 2 कक्ष होते हैं। मछलियों में हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं, एक आलिंद और एक निलय। एक आलिंद और एक निलय, 2 कक्ष का हृदय होता है। यहाँ पर 2 चैम्बर होते हैं और 2 अतिरिक्त कक्ष होते हैं, 2 बोल सकते हैं एसेसरी चैम्बर, अतिरिक्त कक्ष, सहायक कक्ष होते हैं इसमें। हालांकि हृदय कक्षों में काउंट नहीं करते, हृदय को अपन 4 कक्ष का नहीं बोल देंगे इनकी वजह से। सहायक कक्ष हैं 2 सहायक कक्ष होते हैं। ऊपर वाले को जो आलिंद से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं साइनस विनोसस, जो निलय से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं ट्रंकस या कोनस आर्टेरियोसस। अच्छा, इसमें देखिए इनके हृदय में होता क्या है? यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। आलिंद में कौन सा रक्त आता है? डीऑक्सीजनेटेड। निलय से कौन सा रक्त जाता है? वो भी डीऑक्सीजनेटेड ही जाता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चले जाता है? गिल्स में चले जाता है। गलफड़े जो होते हैं गिल्स, उनमें चले जाता है। गिल्स में ये ऑक्सीजनेटेड होता है और ऑक्सीजनेटेड होकर सीधे ही पूरी बॉडी में निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हुआ, कहाँ निकल गया? पूरी बॉडी में। फिर जब डीऑक्सीजनेटेड हुआ तो आलिंद में आ गया। मतलब ये बात करें कि हृदय में केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलेगा, यहाँ पर कहीं पर भी हृदय में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा। ऐसे हृदय को हम कहते हैं श्रीय हृदय या वीनस हार्ट। ऐसा हृदय क्या कहलाता है? श्रीय हृदय या वीनस हार्ट, जो केवल और केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जिसमें केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। ऐसे हृदय को हम श्रीय हृदय या वीनस हार्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, चलिए पाइसेस के बाद एम्फीबिया पे। एम्फीबिया या उभयचर। तो एम्फीबिया या उभयचर में 3 कक्ष होते हैं। 2 तो एट्रिया होता है, या बना लो राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, और एक वेंट्रिकल होता है। वो वेंट्रिकल से मतलब एक तरफ से इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन निलय में आकर दोनों मिक्स हो जाते हैं। और निलय जो ब्लड पंप करेगा वो कौन सा ब्लड होगा? वो मिक्स ब्लड होगा, पूरी तरह से ना तो ऑक्सीजनेटेड ना ही पूरी तरह से डीऑक्सीजनेटेड, मिक्स ब्लड होता है। और राइट एट्रिया से यहाँ पर भी एक सहायक कक्ष जुड़ा होता है। इस सहायक कक्ष को हम कहते हैं अगेन भाई साइनस विनोसस, साइनस विनोसस। और यहाँ पर भी वेंट्रिकल से भी एक सहायक कक्ष जुड़ा हुआ है, वेंट्रिकल से भी सहायक कक्ष जुड़ा हुआ है भाई, जिसको अपन कहते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक है। ये सहायक कक्ष है लेकिन मुख्य कक्ष नहीं है। एम्फीबिया के बाद चलिए आते हैं उभयचर पे।
एम्फीबिया के बाद किसकी बात करते हैं? उभयचर की बात करते हैं। सॉरी, एम्फीबिया के बाद उभयचर नहीं, सरीसृप। सॉरी, एम्फीबिया के बाद अपन किसकी बात करते हैं? सरीसृप की। सरीसृप या रेप्टिलिया की। तो सरीसृप या रेप्टिलिया में, जैसे एम्फीबिया में हमने कहा कितने कक्ष हैं? 3 कक्ष होते हैं। सरीसृप या रेप्टिलिया की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ बोलते हैं 3.5 कक्ष होते हैं। 2 एट्रिया होते हैं और ये वेंट्रिकल होता है, लेकिन ये वेंट्रिकल आंशिक रूप से विभाजित होता है, पूरी तरह से विभाजित नहीं होता। तो अल्टीमेटली वेंट्रिकल में भी जो रक्त होता है निलय में, वो तो मिक्स ही हो जाता है। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं 3.5, 3.5 कक्ष होते हैं। 2 एट्रिया पूरी तरह से विभाजित और निलय जो है आंशिक रूप से विभाजित होता है। हाँ, सरीसृप में एक अपवाद आपको मिल जाएगा, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। क्रोकोडाइल में जो होते हैं 4 कक्ष होते हैं। क्रोकोडाइल में कितने कक्ष मिलेंगे? 4 कक्ष। बाकी सरीसृप में जो है 3 कक्ष या 3.5 कक्ष अपन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिसंचरण चल रहा है, एक्चुअली पाइसेस में जो परिसंचरण चल रहा है वो तो एकल परिसंचरण है। ये कौन सा परिसंचरण चल रहा है? यहाँ पर एकल परिसंचरण। उभयचर में जो परिसंचरण चल रहा है ये आंशिक दोहरा परिसंचरण है। आंशिक दोहरा परिसंचरण। भाई आंशिक दोहरा क्यों? तो एकल तो इसलिए क्योंकि एक ही बार रक्त आएगा हृदय में। आंशिक दोहरा क्यों? क्योंकि जब हम दोहरे की बात करते हैं तो दोहरे में क्या होता है? आलिंद और निलय दोनों में रक्त जो होता है वो पृथक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आलिंद में रक्त तो पृथक है, निलय में मिक्स हो जा रहा है, तो ये दोहरा भी नहीं है और ये एकल भी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आंशिक दोहरा परिसंचरण। यहाँ पर भी वही सेम बात है सरीसृप में। क्रोकोडाइल के अलावा सरीसृप में जो परिसंचरण होगा वो परिसंचरण कौन सा होगा? वो परिसंचरण होगा आंशिक दोहरा परिसंचरण यहाँ पर। ठीक है, फिर बात करें अगर अपन पक्षियों की और स्तनधारियों की, मेमल्स की, एव्स और मेमल्स के बारे में अगर अपन बात करें, एविस एंड मेमल्स। भाई स्तनधारी, एव्स में तो क्या होते हैं? पक्षी आते हैं। मेमल्स में स्तनधारी हम मनुष्य आते हैं। इनमें क्या होता है? 4 कक्ष होते हैं। इनमें इस तरह से 4 कक्ष होंगे, 2 आलिंद होंगे, 2 निलय होंगे। ठीक है ना, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, दूसरी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, दोनों पूरी तरह से पृथक होंगे। तो इस कारण से ऐसे परिसंचरण को हम क्या बोलते हैं? ऐसे परिसंचरण को हम कहते हैं, ये कौन सा परिसंचरण है? ये है दोहरा परिसंचरण। ठीक है, तो यहाँ पर ये विभिन्न कशेरुक जो होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, उनमें किस तरह का हृदय होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर लिम्फ, ये जिसको अपन क्या बोलते हैं? लसिका, लिम्फ, लसिका और ऊतक द्रव्य के बारे में यहाँ पर अपन बात करेंगे। ऊतक द्रव्य जिसको क्या टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है ना, तो लिम्फ, लसिका या ऊतक द्रव्य के बारे में अपन बात करेंगे। होता क्या है? पहले तो देखो होता क्या है, जब रक्त रक्तवाहिनियों में बहता है, जैसे ये रक्तवाहिनी हो गई, ठीक है, यहाँ पर जो है ऊतक हो गए, ये जो है टिश्यू है ऊतक है। ठीक है, अब रक्त रक्तवाहिनियों में जब बहता है तो इसका कुछ भाग, प्लाज्मा का कुछ भाग जो है छनकर बाहर आ जाता है। ठीक है, और जब ये छनकर बाहर आ जाता है तो इसी को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ऊतक द्रव्य कहते हैं। और जब ये जो भाग होता है, जब ये लसिका वाहिनियों में चला जाता है, जब ये लसिका वाहिनियों में प्रवेश कर जाता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको लिम्फ कहते हैं या लसिका कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई? जब रक्त रक्तवाहिनी में बह रहा है, उससे जो फिल्टर होकर बाहर आ रहा है, तब तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं? हम उसको ऊतक द्रव्य कह रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं। जब यही टिश्यू फ्लूइड जो है लसिका वाहिनियों में चला गया तो अपन फिर क्या कह रहे हैं इसको? फिर अपन उसको लिम्फ या लसिका कह रहे हैं। अब बात यह है कि इसका कार्य क्या है भाई? ऐसा तो चलो ठीक है, कार्य क्या हुआ? तो देखो कार्य ये हुआ कि जो आया, जो ऊतक द्रव्य आया वो ऊतक के लिए पोषक तत्व और ऑक्सीजन लेकर आया, और जो ऊतक द्रव्य लसिका बना अंदर गया वो यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ और CO2 को लेकर गया। और ये जो लसिका है, ये लसिका वाहिनियां जो है ये फिर फाइनली किसमें खुल जाती है? रक्तवाहिनियों में। तो जो उत्सर्जी पदार्थ थे, जो CO2 थी, वो वापस से रक्तवाहिनियों में चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो लसिका होता है, लसिका में क्या क्या छन के आता है भाई? लसिका में देखो, एक तो प्लाज्मा तो होता ही है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कौन से प्रोटीन्स? केवल स्मॉल प्रोटीन्स होंगे। सेल्स में कौन सी सेल्स होती हैं? WBCs होती है या RBC अनुपस्थित होती है। RBC क्योंकि जो है छनकर बाहर नहीं आती, RBC अनुपस्थित होती है। इसमें मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं। ठीक है, मिनरल्स मिलेंगे यहाँ पर। तो जो ऊतक लसिका की अपन बात करते हैं उसमें स्मॉल प्रोटीन्स मिलेंगे, WBC मिलेगी, RBC अनुपस्थित होगी, मिनरल्स मिलेंगे। इस कारण से RBC अनुपस्थित होती है, इसलिए ये लसिका या लिम्फ कैसा होता है? ये रंगहीन द्रव्य होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो लसिका तंत्र है हमारा, जैसे हमारे पूरे शरीर में रक्त जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, वैसे ही लसिका तंत्र भी हमारे पूरे शरीर में होता है। लसिका तंत्र किस किस से मिलकर बनता है? तो देखिए लसिका तंत्र में जो लसिका तंत्र होता है, उस लसिका तंत्र में कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, जो कैपिलरीज ये जो है ब्लाइंड एंडेड होती है। ब्लाइंड एंडेड का मतलब क्या है? जो एक सिरे पर बंद होती है, इस तरह से ब्लाइंड एंडेड होती है। ये कुछ कैपिलरीज होती है, लसिकाओं की केशिकाएं होती हैं जो एक सिरे पर कैसी होती हैं? बंद होती हैं। फिर इसके बाद इसमें लिम्फेटिक वेसल होती है, फिर लिम्फेटिक डक्ट होती है। ठीक है, लिम्फेटिक वाहिनियां होती हैं और फिर डक्ट होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज जो है ये मिलकर लिम्फेटिक वेसल बना लेती हैं, और यही लिम्फेटिक वेसल फिर लिम्फेटिक डक्ट में खुल जाती है। हमारे में 2 लिम्फेटिक डक्ट देखने को मिलती है। तो एक तो होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरी होती है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, जिसको हम थोरेसिक डक्ट भी कहते हैं। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को क्या कहा जाता है? इसको थोरेसिक डक्ट भी कहा जाता है। मतलब इस तरह से अपन बात करें यहाँ पर, एक तो मिलेगी राइट लिम्फेटिक डक्ट, दूसरी मिलेगी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट एक पाउच के समान, थैली के समान संरचना से प्रारंभ होती है। ये देखिए, ये हो गई राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये हो गई लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट एक पाउच या थैली के समान संरचना से प्रारंभ होती है, जिसको हम कहते हैं सिस्टर्ना काइली। सिस्टर्ना काइली जो होता है, इसको हम लसिका तंत्र का हृदय कहते हैं। लसिका तंत्र का हृदय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सिस्टर्ना काइली होती है, ये सिस्टर्ना काइली में लसिका होता है, इस लसिका को पंप करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ से लसिका क्या होता है? पंप होता है। इस कारण से इसको लसिका तंत्र का हृदय कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो होती है, इसको थोरेसिक डक्ट का भी नाम दिया गया है। इसी को थोरेसिक डक्ट भी कहा जाता है। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को ही क्या कहा जाता है? थोरेसिक डक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो 2 लिम्फेटिक डक्ट हो गई, राइट लिम्फेटिक डक्ट हो गई, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट हो गई। बड़ी कौन सी होती है? लेफ्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक डक्ट कहते हैं। और इसी से जो है थैली के समान संरचना जुड़ी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ना काइली कहते हैं। ठीक है, और ये जो लिम्फेटिक डक्ट होती है, ये रक्त वाहिनियों में जाकर खुलती है। राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो राइट सबक्लेवियन वेन में जाकर खुल जाती है, राइट सबक्लेवियन वेन। लेफ्ट जो होती है ये जाकर खुल जाती है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन।
सबक्लेवियन वेन क्या होती है, राइट और लेफ्ट, ये जो यहाँ से क्लेविकल के नीचे से जाती है, क्लेविकल के जो कंधे से होकर जाती है ये वेन, ठीक है, इनमें जाकर मिल जाती है। इसलिए तो हमने कहा था कि लसिका जो होता है, लसिका लगातार बनता रहता है, लगातार रक्त में जाता रहता है। बनता तो कैसे है वो समझ में आ गई, ऊतक द्रव्य के रूप में जाता कैसे, क्योंकि जो लसिका लिम्फेटिक डक्ट होती है अल्टीमेटली किसमें खुल जाती है, ब्लड वेसल में खुल जाती है, शराब में खुल जाती है, वेन में खुल जाती है। और ये जो सबक्लेवियन वेन है, ये सबक्लेवियन वेन सुपीरियर वेना कावा, अग्र महाशिरा सुपीरियर वेना कावा में खुलती है और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ये हार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब लिम्फ जो होता है वो लगातार बनते रहता है और लगातार रक्त में वापस जाते रहता है। तो लिम्फ का कार्य क्या है भाई, यहाँ पर जो अपन कार्य की बात कर रहे थे, तो कार्य तो एक तो ये मध्यस्थता करता है, मध्यस्थता करता है किस किसके बीच में, मध्यस्थता रक्त और ऊतक के मध्य मध्यस्थता करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं मिडल मैन का काम करता है, जो कि मध्यस्थता करने का मतलब क्या है, ये उत्सर्गी पदार्थ, पोषक तत्व, गैसों के विनिमय में सहायक, गैसों के विनिमय में सहायक, मेन काम तो इसका यही होता है, लसिका या लिम्फ का। ठीक है, तो ये था लसिका, टिश्यू फ्लूइड और जो है लिम्फ के बारे में। चलिए तो अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पर धमनी और शिराओं में अंतर। अच्छा यहाँ पर देखिए, अगर अपन वेसल की बात करते हैं, रक्तवाहिनियों की बात करते हैं, तो रक्तवाहिनियों में जो धमनी होती है, धमनी विभाजित होकर क्या बनाती है, धमनिका बनाती है। धमनिका विभाजित होकर क्या बनाती है, केशिका बनाती है। केशिकाएं आपस में जुड़कर क्या बनाती है, केशिकाएं आपस में जुड़कर शिरिका बनाती है और शिरिकाएं आपस में जुड़कर जो है वो शिरा बनाती है। इसी तरह से होता है। अब देखो यहाँ पर धमनी और शिराओं की भित्ति की बात करें, अपन किसकी बात कर रहे हैं, धमनी और शिरा की भित्ति की बात करें अगर, तो इनकी भित्ति 3 स्तर से मिलकर बनती है। इनकी जो भित्ति होती है वो त्रिस्तरीय होती है। सबसे बाहर की तरफ ट्यूनिका एडवेंटिशिया, बीच में ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, जो कि मस्कुलर होती है, पेशीय होती है, और अंदर की तरफ जो होती है ट्यूनिका इंटरना, जो कि सरल सल्की उपकला ऊतकों की बनी होती है, जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं। ये इस तरह से धमनी और शिरा की बात करें। इसकी ब्रांचेस की बात करें धमनिका और शिरिका की, तो जब हम बात करते हैं धमनिका की और शिरिका की, तो धमनिका और शिरिका में ये नहीं होती, केवल 2 ही स्तर होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो मस्कुलर लेयर पेशीय स्तर सबसे बाहर, और अंदर की तरफ एंडोथीलियम। फिर इसके बाद बात करें सबसे पतली जो ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती हैं, मतलब कैपिलरी या केशिकाओं की, जब केशिका की बात करते हैं तो इसमें ये भी नहीं होती, इसमें केवल और केवल क्या होती है, केवल और केवल एंडोथीलियम होती है। इसका मतलब केशिका जो होती है, कैपिलरी जो होती है, उसमें पेशीय स्तर नहीं होती, और पेशीय स्तर इसमें नहीं है तो ना तो ये संकुचन कर सकती है, ना ही ये शीतलन, मतलब संकुचन का गुण इसमें नहीं पाया जाता। इसलिए केशिकाएं जो है वो रक्तदाब को नियंत्रित नहीं कर सकती। धमनी शिराएं कर सकती है क्योंकि इसमें पेशीय स्तर है, धमनी का शिरिका भी कर सकती है, उसमें भी पेशीय स्तर है, तो वो संकुचन हो सकती है, संकुचित होगी, रक्तदाब बढ़ेगा, शीतलन होगा, रक्तदाब कम होगा। लेकिन केशिका में कोई भी पेशीय स्तर नहीं होती, ये तो केवल सरल सल्की उपकला ऊतकों की एंडोथीलियम से मिलकर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन बात करते हैं धमनी और शिराओं में क्या अंतर होता है। भाई भित्ति तो जो है वो ठीक है त्रिस्तरीय होती है, लेकिन इनकी भित्ति में भी कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। धमनी है जिसको आर्टरी जो है, और शिरा या वेन की अपन बात करेंगे। तो देखिए अपन पहली बात करते हैं इसमें भित्ति के बारे में, तो त्रिस्तरीय तो दोनों की होती है, लेकिन धमनी की भित्ति मोटी होती है तुलनात्मक रूप से, शिराओं की भित्ति पतली होती है। इसमें जो है ट्यूनिका मीडिया जो होती है, पेशीय स्तर जो होता है ट्यूनिका मीडिया, ये अधिक होती है, चौड़ी होती है, और ये पतली होती है। ट्यूनिका मीडिया की अगर बात करें तो अपन, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर ये अपन देख सकते हैं, जैसे ये धमनी की भित्ति है और ये शिराओं की भित्ति, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया जिसको अपन कहते हैं, ये हो गया ट्यूनिका मीडिया या पेशीय स्तर जो होती है ये बीच वाली, ठीक है, और अंदर वाली हो गई एंडोथीलियम, और ये क्या हो गया, ये धमनी का ल्यूमेन हो गया और ये शिरा का ल्यूमेन हो गया। अच्छा अब देखो, ल्यूमेन मतलब बीच की खाली जगह जहां से रक्त बह रहा हो। अब यहाँ पर देखिए पेशीय स्तर बहुत मोटी होती है या पेशीय स्तर पतली होती है, इस कारण से धमनी का जो ल्यूमेन होता है, धमनियों का ल्यूमेन कैसा होता है, सकरा होता है, जबकि शिराओं का जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है, वो अधिक चौड़ा होता है। देख सकते हैं क्योंकि भित्ति पतली है। ठीक है, इंटरनल इलास्टिक लेमिना एक प्रत्यास्थ स्तर होती है जो धमनी में होती है, शिराओं में नहीं होती। यहाँ पर एंडोथीलियम के जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पर एक स्तर होती है जो कि धमनी में मिलती है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल इलास्टिक लेमिना, जो कि आंतरिक प्रत्यास्थ स्तर होती है, जो धमनियों में होती है, शिराओं में नहीं होती। नाम से समझ में आ रहा है इसमें अलग से प्रत्यास्थ स्तर है। इसका मतलब क्या है, धमनियों की जो प्रत्यास्थता है, धमनियों की प्रत्यास्थता ज्यादा होगी, जबकि शिराओं की प्रत्यास्थता जो है वो कम होगी। अच्छा धमनियां जो होती है वो शरीर के आंतरिक भागों में होती है, जनरली जो ऊपर से दिखाई देती है, यहाँ पर ये धमनियां नहीं, क्या है, शिराएं हैं। तो इनकी स्थिति अगर देखें शरीर में, तो धमनियां क्या होती है, आंतरिक होती है, जबकि शिराएं क्या होती हैं, धमनियां आंतरिक होती हैं, शिराएं जो है वो सतही होती हैं, ऊपर की तरफ मिल जाती है। ठीक है, धमनियों के बारे में हम कहते हैं, धमनियों को कैसे परिभाषित किया जाता है कि ये हृदय से रक्त लेकर जाती हैं, हृदय से रक्त लेकर जाती हैं। और शिराओं के बारे में हम कहते हैं कि शिराएं जो होती हैं वो हृदय में रक्त लेकर आती हैं, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में रक्त लेकर आती हैं। ठीक है, किसी भी स्थिति में अगर हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो जो धमनियां होती हैं, ठीक है, धमनियों में ऑक्सीजनीकृत रक्त होता है जनरली, कुछ अपवाद को छोड़कर, और शिरा में भी ऑक्सीजनीकृत रक्त होता है। धमनियों में रक्तदाब अधिक होता है, इसलिए कपाट की अगर बात करें तो जनरली कपाट धमनियों में नहीं पाए जाते, शिराओं में तो कपाट होते हैं, क्योंकि कपाट की जरूरत वहां होती है जहां रक्त का प्रवाह धीमा होता है और रक्त के विपरीत प्रवाह के चांसेस बनते हैं। लेकिन धमनी में इतनी तेज रक्त बहता है कि विपरीत प्रवाह की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन शिराओं में तो होती है। इसलिए शिराओं में तो धीरे धीरे कपाट के माध्यम से ये कपाट बंद हुआ, रक्त ऊपर गया, फिर ऊपर वाला बंद हुआ, फिर और ऊपर गया, ऐसे धीरे 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 जो है वो रक्त ऊपर जाता है। तो शिराओं में तो कपाट होते हैं जनरली, और धमनियों में कपाट नहीं होते। ठीक है, कुछ अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इन जनरल अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, धमनियों में किसी भी स्थिति में रक्त देखें शरीर में, तो रक्त का प्रतिशत अगर देखें अपन, रक्त का प्रतिशत, तो धमनियों में किसी भी स्थिति में लगभग 15% रक्त मिलता है, और शिराओं में अगर देखा जाए तो 64% रक्त जो होता है शिराओं में होता है। किसी भी स्थिति में अगर देखें, अगर हम अभी चेक करें तो हमारी शिराओं में पूरे शरीर का जो रक्त है उसका 64% शिराओं में होगा, 15% धमनियों में होगा, बाकी का कहाँ है, तो बाकी का हृदय में होता है, केशिकाओं में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो इसलिए जो है
शिराएं, अच्छा शिरा जो होती है, शिराओं में रक्त धीरे धीरे बहता है, धमनियों में तो रक्त बहुत तेजी से बहता है कि हृदय ने पंप किया तो रक्त धमनियों में चला गया, शिराओं में धीरे धीरे एकत्रित होकर आता है, इसलिए मृत्यु के उपरांत धमनियां तो तुरंत खाली हो जाती हैं, शिराएं खाली नहीं होती। मरणोपरांत अगर बात करें तो धमनियां जो है खाली हो जाती हैं और शिराओं में रक्त रहता है, ठीक है। मरणोपरांत की अगर बात करें तो धमनियां खाली हो जाती है लेकिन शिराओं में रक्त बचा होता है, ठीक है। अच्छा हृदय को, यहाँ पर एक बात और आई धमनी और शिराओं से, हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कौन सी होती है? कोरोनरी धमनी। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कौन सी है? कोरोनरी धमनी है। कोरोनरी धमनी की दो ब्रांचेस होती है जो हृदय को रक्त लेकर जाती है, लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट वाली जो होती है ज्यादा प्रभावी होती है, ज्यादा डोमिनेंट होती है। हृदय के अधिकतर भागों को जो रक्त सप्लाई किया जाता है वो बाई कोरोनरी धमनी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो बाई कोरोनरी धमनी जो होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। तो ये कोरोनरी धमनी के बारे में आपको नाम याद रखना है कि हृदय की पेशियों को, और हृदय की पेशियों को रक्त ले जाने वाली कोरोनरी धमनी है, इसी को हम वासा वसोरम भी कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म की और बात करेंगे हम, वासा वसोरम। वासा वसोरम क्या होती है? वासा वसोरम रक्तवाहिनियों की रक्तवाहिनियां, रक्तवाहिनियां, इनको हम वासा वसोरम कहते हैं। अब आप कहोगे भाई ये कौन सी चीज होगी रक्तवाहिनियों की रक्तवाहिनियां? तो भाई ये ऐसी रक्तवाहिनियां हैं एक्चुअली जो रक्तवाहिनियों को रक्त पहुंचाती हैं। जैसे रक्तवाहिनियां हमारी पूरे शरीर में रक्त पहुंचा रही है, लेकिन जो बड़ी बड़ी रक्तवाहिनियां हैं उनकी भित्ति को भी तो रक्त चाहिए। अब उनकी भित्ति को रक्त पहुंचाने के लिए जो छोटी छोटी रक्तवाहिनियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वासा वसोरम, ठीक है। और हृदय को भी हम एक रक्तवाहिनी मानते हैं, ऐसा माना जाता है हृदय रक्तवाहिनी है, शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिनी है। और हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कौन सी है? कोरोनरी धमनी। तो कोरोनरी धमनी रक्तवाहिनी की रक्तवाहिनी हो गई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं वासा वसोरम। चलिए अब अपन बात करते हैं हृदय से संबंधित कुछ विकारों के बारे में। डिसऑर्डर, हृदय से संबंधित कोई डिसऑर्डर या विकार। तो देखिए डिसऑर्डर और विकार में पहला तो है सीएडी। सीएडी का मतलब है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी क्या है? जो हृदय को रक्त पहुंचाती है, इसको हृदय धमनी रोग भी कहते हैं। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली अभी अपने बड़ा कोरोनरी आर्टरी है। तो हृदय धमनी रोग के बारे में बात करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी में कोई विकार हुआ है। कोरोनरी, इसमें दो तरह के विकारों की अपन बात करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। भाई एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये कोरोनरी धमनी है, कोरोनरी धमनी का ये ल्यूमेन है जिसमें रक्त बह रहा था, इस ल्यूमेन में अगर वसा, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड ये जमा हो जाए तो इसका ल्यूमेन क्या हो जाएगा? सकरा हो जाएगा। तो ये डिपॉजिट हो जाएगी, जम जाए, इसका जमा हो जाए तो ल्यूमेन सकरा हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी भित्ति मोटी हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो लिपिड, वसा, कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण क्या होगा? भित्ति जो होगी वो मोटी हो जाएगी और ल्यूमेन सकरा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। बात करते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की। तो भाई आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जो है ल्यूमेन में कुछ जमा नहीं होगा, इसकी भित्ति में कैल्शियम फाइबर्स ये जमा हो जाते हैं। तो जो होती है भित्ति जो होती है उसकी प्रत्यास्थता कम हो जाती है, भित्ति कठोर हो जाती है, उसको हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में कैल्शियम फाइबर के जमाव के कारण कोरोनरी धमनी की जो भित्ति होगी, हृदय धमनी की भित्ति का कठोर होना, कठोर हो गई मतलब इसकी प्रत्यास्थता क्या हो गई? कठोर हो गई, मतलब प्रत्यास्थता जो थी वो क्या हो गई? कम हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज के बारे में। दूसरा अपन बात करते हैं यहाँ पर एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस या इसको एंजाइना शूल भी कहा जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना शूल, ये क्या होता है? ये एक्यूट चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द, ठीक है। एक्यूट चेस्ट पेन अपन कहते हैं, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक है, सीने में दर्द है। एक्यूट का मतलब कम समय के लिए, एक्यूट का मतलब जो थोड़े समय के लिए होता है, इसको अपन कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। और एंजाइना पेक्टोरिस सीने में दर्द होना, ये हार्ट अटैक जो होता है उसका एक संकेत हो सकता है, हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। हमेशा ऐसा हो ये नहीं है, लेकिन हाँ ये हार्ट अटैक का संकेत भी हो सकता है। और ये क्यों होता है? एक्यूट चेस्ट पेन ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है। सीने में दर्द है किसके कारण? मिली ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ये हृदय घात जो होती है, हार्ट अटैक, उसका एक संकेत हो सकता है। अब अपन यहाँ पर कुछ रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक तो हार्ट अटैक के बारे में, हृदय घात या इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। एक मैं आपको बताऊंगा हार्ट फेलियर के बारे में, जिसको अपन हृदयपात कहते हैं। और एक अपन बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट की, ठीक है। तो देखिए हार्ट अटैक क्या है? ऑक्सीजन की कमी है हृदय में, इस कारण से हृदय पेशियों का नष्ट होना। ऑक्सीजन की कमी से हृदय पेशियों का नष्ट होना, इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक कहते हैं। अब हार्ट फेलियर क्या है? हृदय की पेशियां जब कमजोर हो जाएंगी तो ये पेशियां शरीर के विभिन्न भागों को पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप नहीं कर पाएंगी। हृदय की पेशियां कमजोर हो गई तो क्या शरीर के विभिन्न भागों को पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप कर पाएंगी? भाई पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप नहीं कर पाएंगी, ठीक है, क्योंकि उतना शक्तिशाली इनका संकुचन ही नहीं होगा, उसको अपन हार्ट फेलियर कहते हैं। तो हृदय पेशी के कमजोर होने के कारण शरीर को पर्याप्त रक्त पंप ना कर पाना, ठीक है। अगर हृदय में ऑक्सीजन की कमी है, रक्त की कमी है, तो हृदय की पेशियां नष्ट होने लगे, वो हार्ट अटैक है। और हृदय पूरे शरीर को पर्याप्त मात्रा में रखना पहुंचा पाए, वो हार्ट फेलियर है। और ये जो हार्ट फेलियर होता है, ये जो हार्ट फेलियर की अपन बात करते हैं, ये फेफड़ों में संकुलन का एक कारण हो सकता है। ये फेफड़ों में संकुलन, फेफड़ों में संकुलन मतलब कि फेफड़ों की सतह पर जो है रक्त जमा होते जाएगा, क्योंकि रक्त का इतना प्रेशर ही नहीं है कि वो फेफड़ों से वापस से हृदय में आ सके। और फिर अपन ने बात करी कार्डियक अरेस्ट की। भाई कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? तो कार्डियक अरेस्ट हार्ट बीट का रुक जाना, हार्ट बीट हृदय स्पंदन का रुक जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये थे हृदय से संबंधित कुछ विकार। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही, ठीक है। यहाँ पर हमने हृदय से संबंधित बात करी, परिसंचरण तंत्र की बात करी, उनसे उनके क्रियाविधि का नियंत्रण कैसे होता है उसकी बात करी, लसिका के बारे में अपने पढ़ा, और यहाँ पर हृदय से संबंधित विकारों के बारे में पढ़ा। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू।